अस्सलाम वालेकुम रेस्टोरेंट्स जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंश्योरेंस के टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने आज पढ़नी है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें जो फर्स्ट टाइप है मैरीन इंश्योरेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैरीन जो अपने नाम से इसका मीनिंग वाज रहता है कि ये जो बाय सी जितनी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं उनके ऊपर ये जो ना वो कंसिस्ट करती है। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एंडेमिटी। डेफिनेटली हमने इंश्योरेंस को बड़ी डिटेल से पढ़ा था। इन दिस इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू आइडेंटिफाई कि कंपनी प्रॉमिस करती है कि वो नुकसान का अजाला करेगी द लॉस इनकर टू इंश्योर्ड कम्युनिटी बाय द मैरीन पेरल। PERIL का मतलब होता है डेंजर थ्रेट, कि अगर कहीं भी समुंदर के जो रास्ते हैं उनकी वजह से कोई सफ़र करते हुए कोई लॉस हो रहा है, उस लॉस का जो अजाला करेगी कंपनी उसे हम कहते हैं मैरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो उसने के कुछ मैरीन रिस्क को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो 5 किस्म के रिस्क होते हैं आमतौर पे जो इंश्योरेंस कंपनी जिनको डील करती है मैरीन इंश्योरेंस करते हुए। नंबर 1 है द शिप कैन डैश इनटू द एनीथिंग। डैश मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा जाए। अच्छा, शिप के टकराने या टकराने की हम बात नहीं कर रहे, या शिप के नुकसान की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली बात हो रही है उस शिप के अंदर जो गुड्स पड़ी हुई हैं। तो उसको अपने माइंड में रखना कि हम गुड्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिर अपनी चीज़ों को समझना है। द शिप कैन डैश इनटू एनीथिंग। अगर शिप किसी चीज़ से टकरा जाती है और गुड्स का नुकसान होता है, देन इस तरह के रिस्क को कवर करती है इंश्योरेंस कंपनी। द शिप कैन सिक। अगर शिप डूब जाती है और गुड्स का नुकसान होता है, उसको कवर करती है। द शिप कैन कैच फायर। अगर शिप में आग लग जाती है और गुड्स का नुकसान होता है, देन द शिप कैन बी फिल्ड विद वाटर। अगर शिप में पानी भर जाता है, गुड्स का नुकसान होता है, फिर भी डैमेज टू शिप ड्यू टू एनी अदर रीजन, किसी वजह से शिप का नुकसान और गुड्स को लॉस हो जाए, तो इस तरह के रिस्क को कवर करती है मेरीन इंश्योरेंस। ऐसी जो प्रॉपर डेफिनेशन है मैं वो पढ़ता हूँ पेज नंबर 344 के ऊपर। A marine insurance policy is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the insured। एक मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंश्योरर अंडरटेक करता है, मतलब कि इंश्योरर कंपनी को कहते हैं कि वो उस चीज़ का एग्रीमेंट करता है, वादा करता है कि वो इंडेमनीफाई अजाला करके देगा किसको, इंश्योर्ड को, जिस इंश्योरेंस कराई है, किस चीज़ का, इन मैनर एंड to extend thereby agreed against the losses accidental to marine adventure। एडवेंचर मतलब सफ़र के दौरान कोई भी किसी किस्म का लॉस हो रहा है, एग्रीड जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको वो रिकवर करके देगी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स वैसे हम ऑलरेडी जो पढ़ के आए हैं इंश्योरेंस कंपनी की, जो इंश्योरेंस के टॉपिक की वैसे जो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है अपने लास्ट लेक्चर में, इसमें भी तकरीबन वही होंगी, बस यहाँ पे लफ्ज़ चेंज कर दिया जाएगा, मेरीन का नाम यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये भी हम पीछे पा रहे हैं। नंबर 2 पे कहता है एसेंशियल फीचर ऑफ द मेरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज द एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मस्ट डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स। मतलब तमाम मालूमात बतानी पड़ेगी कंपनी को। किसको बतानी पड़ेगी? गुड्स जो सेंड कर रही है कंपनी उसको भी, और जो शिपिंग कंपनी है उसको भी, अगर दोनों सेपरेट हैं तो ये भी हम ऑलरेडी पीछे पड़ गए हैं कि ऑल द फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज। द इंश्योरर शैल प्रॉमिस टू इंश्योर दैट द शिप इज इन अ गुड कंडीशन, ये भी हम पीछे पा रहे हैं। हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को जब डिस्कस किया था उसमें हम ये पा रहे थे, जब हमने वो शॉर्ट टॉपिक में करेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बंदा अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है तो वो अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में पहले बताएगा कि उसकी कंडीशन क्या है। तो सेम पॉइंट है ये, बस उसने मेरीन को इसमें ऐड किया हुआ है। द इंश्योर्ड मस्ट आल्सो गेट अ गारंटी दैट द वॉयज कहते हैं सफ़र को, ऑफ द शिप इज लॉफुल। डेफिनेटली जब आपने मरीन इंश्योरेंस करवानी है तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में बताना है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं, जो हमारी जर्नी है वो बाय लॉ है, आफ्टर द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट है जिस मुल्क के आप रहने वाले हो। तो क्यों अच्छा ऐसा बताना क्यों होता है कि अगर शिप को कोई लॉस इस वजह से होता है कि आप इलीगल सफ़र कर रहे थे, किसी कंट्री की जो मैरीन फोर्सेस हैं, नेवी की फोर्सेस हैं, उन्होंने आपकी शिप को डैमेज किया है कोई इन लॉफुल जर्नी के ऊपर, तो उसकी कंपनी भी जिम्मेदार नहीं होगी। तो इसलिए बताना पड़ता है कि हमारी जर्नी लॉफुल है। अच्छा, ये कैसे बताया जाता है? डेफिनेटली जो एक्सपोर्टर कंपनी है, इंपोर्टर कंपनी है, जो भी बिजनेस कंपनी है, शिप कंपनी है, वो अपने सर्टिफिकेट शो करती है इंश्योरेंस कंपनी को। Insurance company should also get a guarantee from the insurer that the ship will not deviate from the prescribed route। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ को बड़ा गौर से समझना है कि जब मेरीन इंश्योरेंस, खास तौर पे जब मेरीन इंश्योरेंस की जाती है तो समुद्री जो रास्ते होते हैं उनके जो जर्नी होती है वो कई कई दिनों पे, कई हफ्तों पे जो ना वो मुश्तमिल होती है। तो आपको अपना रूट बताना पड़ता है, उसी रूट के मुताबिक गुजरते हुए आप जाएंगे तो आपकी पॉलिसी लॉफुल होगी। अदरवाइज़ अगर आपने अपना रूट चेंज किया विदाउट प्रियर इन्फॉर्मेशन तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपके लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। अच्छा, इसमें भी आगे बड़ी डिटेल है कि ऐसा क्यों होता है, वो डिटेल चीज़ हम डिस्कस नहीं करते, मैं वैसे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ऐसा होने की वजह ये होती है कि जब मेरीन इंश्योरेंस करवाई जाती है
तो समुंदर में आने वाली जो प्रॉब्लम है उसमें हर्डल्स हैं, उसमें सबसे बड़ी जो नेचुरल हर्डल है वो होता है स्टॉर्म, समुद्री तूफान का ना, मौसम का ख़राब हो जाना, वेदर कंडीशन ख़राब होना। तो इसलिए जो रास्ता होता है, रूट होता है, उसके ऊपर आजकल जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो कंपनीज पहले से ही इक्विपमेंट्स के थ्रू चेक करती है वेदर कंडीशन वगैरह। इंश्योरेंस कंपनी का भी इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो कहते हैं कि आपने जो रूट मुझे बताया है उसी रूट से आपने जाना है, क्योंकि उसके मुताबिक वेदर कंडीशन ये थी, आपके रूट को कोई जाते हुए उस रूट पे आपकी शिप को कोई नुकसान नहीं होगा। आपने रूट चेंज किया, वहाँ स्ट्रॉम था, पानी में डूब गई शिप, तो वो कंपनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है काइंड्स ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज की काइंड्स क्या क्या है, डिफरेंट काइंड्स हम बारी बारी पढ़ते हैं। वॉयज पॉलिसी, वॉयज कहते हैं सफ़र को, ये ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें जो इंश्योर्ड है वो पूरे सफ़र की इंश्योरेंस करवाता है। अच्छा, ये सफ़र की इंश्योरेंस से मुराद ये है कि एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट तक, यानी कि एक जो सी स्टेशन होता है उससे लेकर दूसरे सी स्टेशन तक की इंश्योरेंस होगी। गुड्स को लोड अनलोड करने में या अनलोडिंग के बाद पोर्ट के ऊपर आके वेयर हाउसेज में कहीं गुड की थेफ्ट हो जाता है, चोरी होता है, उसकी जिम्मेदार कंपनी नहीं होगी। वेज पॉलिसी के अंदर जस्ट क्या होगा, सफ़र की जर्नी की पॉलिसी होगी कि सफ़र के दौरान कोई नुकसान हुआ तो कंपनी इसकी जिम्मेदार होगी। उसके बाद टाइम पॉलिसी है, ये ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जो कस्टमर है, क्लाइंट है, जो बेसिकली इंश्योरेंस करवाता है टाइम के ऊपर। उस स्पेसिफिक टाइम में चाहे शिप खड़ी है पोर्ट के ऊपर, शिप सफ़र कर रही है, वेज कर रही है, या शिप कहीं पे पहुंच के रुकी है, देन या गुड्स को लोड किया गया है या अनलोड किया गया है, इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। एक टाइम रख दिया जाता है, उस टाइम के अंदर अगर गुड्स को लॉस हुआ चाहे किसी भी वजह से हो तो कंपनी उस लॉस को पे ऑफ करने की जिम्मेदार होगी। फिर एक मिक्स पॉलिसी है। अच्छा, मिक्स पॉलिसी ऊपर की दोनों पॉलिसियों का मिक्सचर है, वेज पॉलिसी और टाइम पॉलिसी। इसमें सफ़र की भी हो जाती है इंश्योरेंस और टाइमली इंश्योरेंस भी आप करवा लेते हो कि हमने सफ़र की भी इंश्योरेंस करवा ली और इतने टाइम की इंश्योरेंस होगी। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ना, एक बंदा कहता है जी मेरा गुड्स जो है ना वो 4 दिनों में पहुँचेगी पोर्ट तक, एक सिटी से उसकी गुड्स आनी है, फ़र्ज़ करें जी यहाँ डस्का से, सपोज करते हैं कि एक एक्सपोर्टर है, उसने माल भेजना है फ़र्ज़ करें जी इंग्लैंड में, तो यहाँ से पहले वो भेजेगा, अगर बाई सी उसने भेजा तो उसको तो कराची गुड्स लेके जानी पड़ेगी। अब वो क्या कहता है, वो कहता है जनाब मेरा पहले एक ट्रक पहुँचेगा, दूसरा ट्रक पहुँचेगा, तीसरा ट्रक पहुँचेगा, जब मेरा एक ट्रक पहुँच के लोड हो जाएगा शिप के ऊपर तो तब से मेरी पॉलिसी स्टार्ट है। फिर दूसरा ट्रक, तीसरा ट्रक, चाहे वो 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, फिर वो माल जब इंग्लैंड तक पहुँचेगा, वहाँ से फिर अनलोड होगा, उससे फिर टाइम भी दे दिया जाता है। तो ये मिक्स पॉलिसी है, एक तो सफ़र की भी पॉलिसी होगी और फिर टाइम भी दे दिया है। इस तरह की एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। व्यूएज टाइम मिक्स पॉलिसी के बाद इसकी जो चौथी किस्म है वो है वैल्यूड पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि वैल्यू, गुड्स की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है पॉलिसी करवाते हुए, ये नहीं कंसिडर किया जाता कि नुकसान कितना होगा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन वैल्यू पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड एट द एग्रीड प्राइस ऑफ द गुड्स इंश्योर्ड। एग्रीड प्राइस ऑफ द गुड्स इंश्योर्ड का मतलब ये होता है आपने एक पहले से ही रकम जो ना वो स्पेसिफाई कर दिया, महसूस कर दिया है, तो इतनी रकम तक अगर मुझे लॉस हुआ तो कंपनी भर के देगी। इसमें इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि गुड्स कितने की थी। देखें आगे वो, देखिए क्या कहता है, द कैश प्राइस ऑफ द इंश्योर्ड गुड्स इज डिटरमिन्ड बाय द इंक्लूडिंग फ्रेट, शिपिंग चार्जेस, यानी कि वो उसके खर्चे भी उसने इंक्लूड कर लिए, एंड इंश्योरेंस प्लस 10% टू 15% प्रॉफिट, यानी कि उसने जो जिसने इंश्योर्ड किया है अपने गुड्स को, उसने प्रॉफिट भी अपने ऐड कर दिया कि मेरी ये गुड्स है, ये फर्ज करें 1 लाख रुपये गुड्स है, इसके ऊपर मुझे 15,000 का प्रॉफिट है, तो मेरी टोटल इंश्योरेंस कितनी हुई, 1,15,000 की। अच्छा, तो दूसरे 2 इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, सब कुछ ही वो ऐड कर लेता है। जब आप इस तरह कोई रकम ऐड करके फिर उसकी पॉलिसी करें तो हम इसे कहते हैं वैल्यूड पॉलिसी। अच्छा जी, इससे अगले पेज पे जाए तो वन वैल्यूड पॉलिसी, उसका बिल्कुल उल्ट है। इसमें आप रकम शकम को ऐड नहीं कराते, जितना आपका लॉस होगा कंपनी उस लॉस को डिटरमिन करेगी और डिटरमिन करने के बाद उस लॉस को वो पे ऑफ कर देगी। ये भी हम पे लॉस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। कंपोजिट पॉलिसी, ये क्या पॉलिसी होती है, कंपोजिट कहते हैं किसी चीज़ का मिला जुला होना। इट इज़ अ पॉलिसी विच इज़ कवर्ड बाय मोर देन वन अंडरराइटर। अंडरराइटर्स कौन होते हैं भाई, वो लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो आपकी गुड्स को सोल्ड आउट करने की गारंटी दे रहे होते हैं। The liability of the each underwriter is distinct and separate। एक से ज़्यादा अंडरराइटर है जो कि आपकी इस पॉलिसी को कवर करेंगे और उनकी लाइबिलिटी डिफरेंट होगी। यहाँ पे जो एजेंट होगा इंश्योरेंस पॉलिसी को हम कह रहे हैं। इन ऑल पॉलिसी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज द बेसिक रूल ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे वो एक बंदे कंपनी से आप पॉलिसी अपनी करवाएं या 10 से करवाएं, जो इंश्योरेंस के बेसिक रूल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे। बट इन कंपोजिट पॉलिसी द अंडरराइटर say that policy is itself a proof of interest. The claim becomes due after loss and the underwriters pay the amount as a
एज पर एग्रीमेंट, ठीक है। ये सिंपल पॉलिसी होती है, बस इसमें से ये कंपोजिट का मतलब ये बताया है, ये ऐसी किस्म है इसमें एक से ज़्यादा अंडरटेक ऐड होते हैं, बाकी सारे रूल्स निकाल ये सेम है जो हम पढ़ के आए हैं। फ्लोटिंग पॉलिसी जनरली द कार्गो ओनर्स, जो कार्गो ओनर्स कहते हैं भाई वो लोग जिनका काम है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, वो गुड्स के मालिक नहीं होते, वो कार्गो की बात है। तो कार्गो ओनर्स टेक दिस पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर द शिप एक्सपेक्टेड टू बी सेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम by the insured policy. The name of the ship and details of the goods are not stated in the policy. The declaration is made when the loss arises. The overpayment not possible due to principle of insurance. ये हम पहले ही पढ़ा है। ये जो फ्लोटिंग पॉलिसी है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट्स कर लेते हैं कि ठीक है जी आप डेली बेसिस में हम आपको वो डिटेल्स नहीं लिखवाएंगे, बस हम आपको ये बताते हैं कि हमारा एक जहाज़ चला गया, हमारा दो जहाज़ चला गया, किसी हमारी शिप को अगर लॉस हुआ है तो हम उस वक्त आपको बताएंगे जी ये लॉस हुआ है, ये इसका नुकसान है, इसको आके आप कवर कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा ना पढ़ने में ऐसा लगता है कैसे इनसिक्योर्ड है, किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कि ना तो गुड्स का नाम लिखा हुआ है ना कंपनी ने शिप का नाम मेंशन किया हुआ है। ऐसा होता है कि ऐसा नहीं तब होता है, ये कब पॉसिबल है, उसे लफ्ज़ यूज़ किया कार्गो ओनर्स, यानी कि ये जो रेगुलर बिजनेसमैन है, ये आम बिजनेसमैन के लिए नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी जिनको ऑलरेडी वेल नोन जान रही होती है, जिनके पुराने कस्टमर होते हैं कि ठीक है जी आप हमें डिटेल भेजें, जब आपका लॉस हो जाए तो हम उस लॉस को रिकवर कर देंगे, उसके ऊपर इतना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर एक है जी लास्ट है फ्लीट पॉलिसी। अच्छा, फ्लीट का पहले मतलब समझ, फ्लीट कहते हैं जब नंबर ऑफ शिप्स या नंबर ऑफ प्लेन्स, अगर एयरप्लेन्स है नंबर ऑफ एयरप्लेन्स, अगर समुद्री रास्ते में ओशन वेज में शिप्स है तो नंबर ऑफ शिप्स, यानी ये एक ग्रुप बन के ट्रेवल करते हैं, हम फ्लीट कहते हैं ग्रुप को। द वेरियस शिप्स में नॉट बी इंश्योर्ड सेपरेटली। अब वो जैसे पहली लाइन ये लिखी है, ऐसे फ्लीट का मीनिंग तो नहीं आपको बताया, लेकिन उसकी पहली लाइन से मतलब सामने आ जाता है कि वेरियस शिप्स, अगर एक से ज़्यादा शिप्स हो, वो एक से ज़्यादा शिप्स कब होती हैं? जब वो एक ग्रुप में सफ़र कर रही हो तो हम उसे फ्लीट कहते हैं। ये बेसिकली आर्म फोर्सेस के अंदर ना, आर्म फोर्सेस के अंदर इस तरह के वर्ड्स ऐड होते हैं, फ्लीट। द वेरियस शिप्स में नॉट बी इंश्योर्ड सेपरेटली, सो द इंश्योर्ड कंपनी प्रेफर टू बाय सिंगल पॉलिसी इंस्टेड ऑफ मैनी पॉलिसीज। For example, the insurance policy is designed to insure whole fleet of steamers and the lines of the company. Steamers भी कहते हैं वो जो इंजन से चलती हैं, छोटी शिप्स होती हैं। तो बस इस पॉलिसी में से ये बताया है कि आप अगर पूरे ग्रुप की पॉलिसी करवा लें, एक ग्रुप जा रहा है, मतलब 5 शिप्स हैं, 10 शिप्स हैं, 10 जहाज़ों का, 8 जहाज़ों का ग्रुप जा रहा है, उस पूरे ग्रुप को आपने इंश्योर कर लिया, उसमें जिस शिप्स को भी कोई नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी एज पर एग्रीमेंट उस नुकसान को फिलअप करेगी। स्टूडेंट्स, ये था जी आपकी मरीन इंश्योरेंस। नाउ मूव टू फायर इंश्योरेंस। वेल वेरी फेमस है फायर इंश्योरेंस। आग से जो नुकसान हो, नाम से ज़ाहिर होता है, मैं डायरेक्टली इसकी पढ़ता हूँ डेफिनेशन। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड द पॉलिसी होल्डर वेयर इन द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू एक्सचेंज फॉर अ प्रीमियम to indemnify the loss or the damage caused specified property of the insurance by fire or the lightning. lightning का वर्ड यही है, फायर की आग में आ जाता है, बिजली का जो बिजली की वजह से ड्यू टू शॉर्ट सर्किट जो लॉस होता है उससे हम लाइटनिंग का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी, ये देखें डेफिनेशन आप किसी भी पढ़े, उसमें सिंपल लॉ पर डिस्कस किया जा रहा है इंश्योरेंस के, कि एक स्पेसिफिक प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्लाइंट को इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, और उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी इस चीज़ का एग्रीमेंट करती है, अंडरटेक्स करती है, वादा करती है, अहद करती है इस चीज़ का कि वो अगर आग से लग के कोई नुकसान हो रहा है उस नुकसान को वो फिलअप करेगी। नेक्स्ट पेज पे है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगेन हमने अभी पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ये मरीन इंश्योरेंस मैंने आपसे कहा था उसमें सब नाम चेंज हो रहा है, बाकी तकरीबन सारे प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल इंश्योरेंस के वो यूज़ हो रहे हैं। इन लाइफ इन फायर इंश्योरेंस द इंश्योरेंस प्रॉमिसेस टू इंश्योर द आइडेंटिफाई द लॉस ड्यू टू फायर। वो इससे बात की कि इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली उसी नुकसान को फिलअप करेगी जो आग लगने से हुआ, इसके अलावा अगर नुकसान हुआ होगा उसको फिलअप वो नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इट मस्ट बी remember that the loss cannot be compensated more than the insured sum or to the extent of the loss and the insured sum whichever is less। वो ऑलरेडी हम चीज़ को पाना है कि लॉस उससे ज़्यादा का नहीं अमाउंट पे की जाती, जितना लॉस होता है उतनी ही अमाउंट पे की जाती है। हमने जनरल कंसेप्ट में भी पढ़ा था, ये हमने मरीन इंश्योरेंस में भी पढ़ा, ये हम फायर इंश्योरेंस में पढ़ा है। बोथ इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग, ऑलरेडी हम पढ़ा है, ठीक है। द रिस्क कवर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू फायर और एनी कोर्स विच मे बी प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज। प्रॉक्सिमेट कॉज को हम लॉस्ट एक्शन में पढ़ के आए थे कि प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है कि आग लगी है, ठीक है, उस आग लगने की कई वजूहत हो सकती हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी इसकी ऊपर बहस नहीं करती, लेकिन आग चूँकि लगी है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे हमने वो रैट की एग्जाम्पल अपने लास्ट एक्शन में थी, रैट ने पाइप को काट दिया और पाइप से पानी आया, तो चूँकि इंश्योरेंस पानी की थी तो लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल होगी।
इसके बाद कहते हैं ये फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूड आफ्टर ईयर यानी कि हर साल इसको रिन्यू किया जाता है, ठीक है, ये इसकी स्पेशल पॉइंट है। द ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, ये हम कल पढ़ के आए थे, इज प्रेजेंट द फायर इंश्योरेंस एज सुन एज इंश्योरेंस कंपनी मेक्स द पेमेंट टू द इंश्योर द राइट्स ओवर द डैमेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस कंपनी। ये भी हम कल पढ़े थे। सबरोगेशन का राइट क्या होता है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देती है लॉस की, तो उस पेमेंट के बाद जो गुड्स होती है जिसकी उसने पेमेंट की है, ये जो प्रॉपर्टी की है, उसके राइट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती है। इसके बाद है जी द इंश्योर्ड कैन नॉट ट्रांसफर द राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड सम टू अनदर पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराई हुई है तो आप उसके राइट्स आपके पास है, क्लाइंट उसके राइट्स किसी को ट्रांसफर करना चाह रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी की जज के बगैर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये ट्रांसफर करने में बड़े झगड़े हो जाते हैं क्योंकि लॉस के पैसे किस तरह रिसीव करने हैं इसके ऊपर डिस्प्यूट आ जाता है। इसी इंश्योरेंस कंपनी को बताना लाजमी होता है अगर आपने अपने राइट्स इंश्योरेंस के किसी को ट्रांसफर करने। ये ट्रांसफ़र वैसे क्यों किए जाते हैं, ये अगर आपने बैंक से लोन लेना तो आमतौर पे जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होते हैं इसको भी आप एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा के तो आप लोन बैंक से ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ता है कि हमारी पॉलिसी बैंक के पास है। काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, तकरीबन वही है जो हम अभी मरीज में पढ़ के आए हैं। स्पेसिफिक पॉलिसी आई भी हम उसमें पढ़ के आए हैं कि एक महसूस लॉस को जो है वो इंश्योर करवा दिया जाता है, टोटल लॉस की जिम्मेदारी कंपनी नहीं होती। वैल्यूड पॉलिसी है, ये भी हम पा रहे हैं कि आप एक वैल्यू रख लेते हो, उस वैल्यू के ऊपर डिसाइड करते हो जी उसमें इतना मेरा प्रॉफिट भी है। अच्छा, वैल्यूड पॉलिसी को फिर एक्सप्लेन कर दूँ। कंपनी क्या करती है, जो क्लाइंट क्या करता है, वो कहता है जी मेरा ये 10 लाख रुपए का माल था, अगर मैं ये बेचता तो मुझे इस पर 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, तो अगर ये लॉस हुआ इसको तो आप मुझे 12 लाख रुपये पे करेंगे, फिर मेरे इतने चार्जेस आने हैं इसके ऊपर आए हुए हैं इस माल को बनाने पे, वो भी आप मुझे पे करेंगे। तो जब ऐसी कोई एग्रीड वैल्यू के ऊपर इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है उसे फिर हम क्या कहते हैं, वैलिड पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी है, अभी हम इसके पीछे मरीन में डिस्कस करके वहाँ भी हमने ये पढ़ा था कि दिस टाइप ऑफ टेकन, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, वो जो हमने कारों का वर्ड पढ़ा था, इंपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स का वर्ड यूज़ कर रहा है जो कि स्टॉक को डिफरेंट प्लेस में पड़ा होता है, उसको वो बार बार डेली बेसिस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर नहीं करवाते। वो जैसे लॉस होता है उसको बता देते हैं तो कंपनी उसको इतना लॉस को रीपेमेंट कर देती है, एडम्पलीफाई कर देती है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, ये नया वर्ड है, ये पीछे नहीं आया। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड इन विच द बिजनेस इज इंटरप्टेड और स्टॉप आफ्टर द फायर। इसको आपने समझना है, एक कंपनी है जिसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई है, आग से बचाव की पॉलिसी है, कंपनी में आग लग गई है तो इंश्योरेंस कंपनी आती है तो उसमें जितना लॉस हुआ उसको वो पे कर देती है। ठीक है, ये बात तो सिंपल है, आप पर क्या है ऑलरेडी। अब इसमें क्या होता है कि जब वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी का आपने लॉस तो पे कर दी कंपनी ने, लेकिन उस आग के लगने की वजह से अगर कारोबार का रूटीन बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, उस रूटीन बिजनेस का डिस्टर्ब होने से तो कारोबार को वैसे भी तो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है ना, तो उसकी एक्टिविटी रुकी है। अगर फर्ज कर कंपनी फैक्ट्री में आग लगी थी तो आग को बुझाने के बाद दोबारा फैक्ट्री को सीधा करते टाइम लगना है, फिर उसको अपनी मशीनरी को लॉस हुई उसको रिकवर करते टाइम लगेगा, कस्टमर के ऑर्डर्स लूज हो जाएंगे। तो ये जो आपका आग लगने के बाद या किसी किस्म के डैमेज के बाद जो लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इसको भी अगर कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी फिलअप करके दे या उसको आइडेंटिफाई करके दे तो हम इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी, ये भी मेरीन इंश्योरेंस में हमने नहीं पढ़ा, ये दो हमने नहीं पढ़ी, वैल्यूड पढ़ा है हमने, फ्लोटिंग हमने पढ़ा है और स्पेसिफिक पॉलिसी पढ़ा है, जबकि ये जो नंबर 4 और 5 है ये हमने मेरीन में नहीं पढ़ा। Number 5, average policy. In average policy, the insured does not get the insurance of the total value of the property and the insurance interest average clause in the policy calculate the amount payable after compensation of loss. इसमें एक फॉर्मूला रख दिया जाता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उसकी फॉर्मूले के मुताबिक जो अमाउंट बनेगी उस अमाउंट को पे किया जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या नीचे किताब में बता रहा है कि अमाउंट इंश्योर्ड, जितनी की आपने इंश्योरेंस करवाई है, फर्ज करें जी वो नेक्स्ट पेज पे आपको बताता है कि आप अगर इसके आप नेक्स्ट पेज पे जाए तो बताता है जी कि 40,000 की आपने अमाउंट इंश्योर की है, वो रखनी है आपने, फिर आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, जितनी अमाउंट इंश्योर की है उसे मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल लॉस कितना हुआ है। 40,000 की आपने पॉलिसी करवाई है लॉस की, और जो आपको लॉस हुआ है वो 10,000 का हुआ है, उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, वो 50,000 की है, इसको डिवाइड करके जो आंसर आपका आ रहा है वो है एवरेज क्लेम आपका, वो कितना मान रहा है जी 8,000, तो वो आपको पे कर दिया जाएगा। यानी कि ये वो पॉलिसी की काइंड है जिसमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, उसके मुताबिक आपको एवरेज वैल्यू पे की जाती है। फुल वैल्यूड पॉलिसी, ये भी हम पीछे मरीज में पढ़ के आए हैं, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो स्पेसिफिक वैल्यूड पॉलिसी था, ये फुल वैल्यूड है। इसमें क्या होता है, अंडर दिस पॉलिसी द गुड्स एंड द प्रॉपर्टी आर इंश्योर्ड देयर टोटल वैल्यू, द इंश्योर्ड पर्सन हु वांट टू गेट इंश्योरेंस पॉलिसी राइट्स और अंडरटेक्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द प्रॉपर्टी इन इंश्योरेंस पॉलिसी, द कंपनी कंपनसेट द टोटल लॉस ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। अब इसमें क्या होता है कि अगर फर्ज करें
ये थोड़ी एक्सपेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, इसमें आपको प्रीमियम भी ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपकी एक फैक्ट्री है, आपने उसकी टोटल वैल्यू को इंश्योर कराया हुआ है। अब अगर फर्ज करें आग लग गई है 4 कमरों में, बाकी 6 कमरों में आग नहीं लगी, लेकिन कंपनी है जो वो फुल प्रॉपर्टी की प्राइस पे करने की जिम्मेदार होगी। रेंट पॉलिसी है, ये भी मैंने आपको बताया, जैसे हमने वो पूरा कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंपनी में आग लगी, आग लगने के बाद आपका कारोबार नहीं अभी चल रहा, आपको 1 महीना 2 महीना लग रहे हैं अपने आप को सेटल करने में, उस आग के नुकसान को खत्म करने में, तो वो 1 या 2 महीने जो आपको रेंट पा रहा है फैक्ट्री का, वो कौन पे करेगी? इंश्योरेंस कंपनी। इसे कहते हैं रेंट पॉलिसी। तो ब्लैंकेट वैसे कंबल को कहते हैं, तो कम यहाँ पे ब्लैंकेट से मुराद क्या है कि तमाम चीज़ों को कवर कर देना, एक ही चीज़ से कवर करना। If only one insurance policy is taken to cover different properties like mixed and the current asset, fixed and the current assets, it is called blanket policy. The two condition in the regard must be there. All the goods must be belong to the insured. The loss must be incurred within fixed time and the mentioned area. बस ठीक है, इसमें ऐसी पॉलिसी होती है, इसमें आप अपने फिक्स और करंट एसेट सारी चीज़ों को इंश्योर करवा लेते हो। तो ब्लैंकेट जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही चीज़ में कवर कर देना, तो उसने वही बताया आपको कि आप अपने फिक्स और करंट एसेट्स, यानी कि फिक्स एसेट तो वो जो बिल्डिंग होगी, प्रॉपर्टी होगी, हम फाइनेंस इंश्योरेंस को पा रहे हैं ना, और करंट एसेट मतलब कैश हो गया, ऐसा की चीज़ होगी, वो भी अगर आग से नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करने की जिम्मेदार होगी। उसमें से 2 कंडीशन बता दी, तो ये बताइए कि वो तमाम एसेट्स, चाहे फिक्स हो चाहे करंट एसेट्स हो, वो उस कंपनी की ओनरशिप में होने चाहिए। दूसरा, वो एक मखसूस एरिया जो मेंशन किया था पॉलिसी के अंदर, एक मखसूस कंडीशन के अंदर लॉस होगा, तभी इंश्योरेंस कंपनी इसको पे करने की लायबल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2 पॉलिसीज़ को डिस्कस किया है, मैरीन इंश्योरेंस को और फायर इंश्योरेंस को। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन में से 2 हमने पढ़ ली है, और 2 को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लाइफ और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी।